जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम कांग्रेस से संबंधित जितने भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। पहला क्वेश्चन है, नीचे की सूची में 4 राजनीतिक दलों में से किसकी स्थापना सबसे अंत में हुई है? तो बात करते हैं, देखो ब्रिटेन कंजर्वेटिव पार्टी की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1834 के अंदर। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इसकी स्थापना होती है 1800 के शुरुआती वर्षों में, ठीक 19वीं सदी का जो शुरुआती दौर है उसके अंदर। और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी स्थापना होती है 1854 के अंदर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 के अंदर। तो सबसे अंत में किसकी स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय नेशनल कांग्रेस के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आईएनसी का गठन 1885 में बंबई में हुआ, बिल्कुल सही है। आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यूसी बनर्जी थे, दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बताना है ये शब्द किसने कहे थे। कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रारंभ नहीं कर सकता यदि कांग्रेस का संस्थापक एक महान अंग्रेज और एक विशिष्ट सेवानिवृत्त अधिकारी न होता। ऐसा इसीलिए कि उन दिनों राजनीतिक आंदोलनों में इतना अविश्वास था कि सत्ताधारी इस आंदोलन को दबाने के लिए कोई न कोई तरीका निकाल लेते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर इनमें से किसने यह कथन दिया था? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था गोपाल कृष्ण गोखले। किसने दिया था? ये गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की अगर हम बात करें तो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये देख लो कितने एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, झारखंड पीएससी, कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, क्या थे ये? एक सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट। आगे पूछ रहा है कि ए को कथन ए, दूसरे को कारण बताया गया है, मतलब कथन क्या कारण का सही कारण है या नहीं। देखते हैं, ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, बिल्कुल सही है। उनका विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से करेंगे। जब उनके खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारी जो भारतीय लोग हैं वो अपनी स्वाधीनता की लड़ाई अंग्रेजों के साथ मिलकर तो नहीं लड़ सकते थे, ठीक है। आगे बात करते तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ए सही है, बल्कि आर क्या है? गलत है। आगे, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? बंबई का जो तेजपाल गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था वहां पर किया गया था, ठीक है। आगे की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितनों ने लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने, ठीक। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पीछे भी पढ़ चुके हैं हम, डब्ल्यूसी बनर्जी। और ये देखो कितने एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? महासचिव की अगर हम बात करें तो कौन था? ये ए.ओ. ह्यूम, ठीक। बल्कि अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यूसी बनर्जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
इसके बारे में पूछ रहा है भाई। सत्य बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। तो अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और महासचिव कौन थे? AO हयूम। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत विलियम वेडरबर्न द्वारा लिखित AO हयूम की जीवनी में ये बिल्कुल सही है। देखते हैं। एक निर्णय यह था कि अध्यक्ष उसी क्षेत्र में होगा जहां वह अधिवेशन होने वाला हो। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। और WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो 2 और 4 इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखते हैं। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1885 में बंबई में हुआ था। बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समकालिक अधिवेशन होने के कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए। तो इसकी अगर हम बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं था? तो इनमें से कौन उपस्थित नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। याद रखना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पीछे क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन आगे। ठीक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? तो कौन थे ये? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इनको बर्खास्त करने का कारण क्या था? इनके ऊपर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया गया था। इसके कारण इनको क्या कर दिया था? बर्खास्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के अर्थ को समझाता है? तो सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के अर्थ को जो समझाता है, देखते हैं। देखो, एक सिद्धांत जिसने तर्क दिया कि कांग्रेस का गठन असंतुष्ट शिक्षित भारतीयों के लिए सुरक्षित अभिव्यक्ति के रूप में हुआ है। तो यही इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। आगे है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो किसने उड़ाया था ये? AO हयूम। AO हयूम ने। ठीक। सॉरी, A हयूम ने। उस समय भारत के वायसराय थे डफरिन। तो डफरिन ने उड़ाया था ये। ठीक, डफरिन। बाकी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन का हाँ, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है इसका डफरिन। आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डफरिन। ठीक। और इसी कारण कांग्रेस को क्या माना जाता है? डफरिन के मस्तिष्क की उपज माना जाता है। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय पूछे, गवर्नर जनरल पूछे तो कौन था? डफरिन। याद रखना। और डफरिन के मस्तिष्क की उपज कांग्रेस को माना जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? दादा भाई नारोजी। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक याद रखना, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1869 के अंदर। ठीक। इस पुस्तक की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। 1886 का जो कहां पर अधिवेशन हुआ था? ये कलकत्ता के अंदर। ठीक, कलकत्ता के अंदर ये अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नारोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आगे, निम्नलिखित में से किन्हें
बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, बदरुद्दीन तैयब जी। और ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, मेहता, तेलंग और तैयब जी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नारोजी ने, 1886 के अंदर। कहां पर होता है ये? कलकत्ता के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी। और एक चीज याद रखना, पहले यूरोपीय पूछे तो जॉर्ज यूल। ठीक, जॉर्ज यूल। पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू। पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट। ठीक, ये कुछ फैक्ट है, याद रखना। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। प्रथम नहीं थी ये, प्रथम भारतीय आ जाता तो अगर ये सही होता। ठीक है ना, तो एक गलत हुआ, एक गलत हुआ, एक गलत हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, जॉर्ज यूल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और लाठियां लगने से मौत किसकी होती है? शहीद कौन होते हैं? लाला लाजपत राय जी, साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक, साइमन कमीशन के विरोध में 1928 के अंदर ये आंदोलन शुरू होता है और लाला लाजपत राय जी की उसके अंदर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति कब तक स्थापित हुई थी? तो ब्रिटिश समिति की अगर हम बात करें तो ये कब तक स्थापित हुई थी? 1889, 1889 तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति की स्थापित की गई थी। निम्न में से कौन उस समिति का सभापति था? तो ये थे मी डिग्बी। याद रखना कौन थे? मी डिग्बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे उनकी अगर हम बात करें तो कौन थे वो? रहीमुतुल्ला। रहीमुतुल्ला। 1896 का अधिवेशन याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन जिसके अंदर पहली बार क्या होता है? वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम, जो कि बाद में क्रांति की ज्वाला में घी डालने का काम करेगा। वंदे मातरम पहली बार गाया जाता है 1896 के अंदर। रहीमुतुल्ला खुद गाते हैं। ठीक है, पहली बार। तो रहीमुतुल्ला मोहम्मद शानी, ऑप्शन नंबर सी इसका रहेगा करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था? जो निकासी का सिद्धांत है उसको औपचारिक रूप से कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1896 के अंदर। 1896 के अंदर, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? रहीमुतुल्ला। और जो निकासी का सिद्धांत था ये देने का काम किसने किया था? जो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नारोजी की पुस्तक थी उनके अंदर इसका जिक्र किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन में 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? जो अमरावती अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1897 के अंदर। और इसको 3 दिवसीय तमाशा
निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो अश्वनी कुमार दत्त, याद रखना अश्वनी कुमार दत्त ने। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो अश्वनी कुमार दत्त। 1897 अमरावती, ठीक। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। और वहीं पर 25वां नया हाई कोर्ट भी बना है। निम्नलिखित में से राजनीतिक पार्टियों में से ब्रिटिश किसको राजद्रोह का कारखाना कहते थे? राजद्रोह के कारखाने की अगर हम बात करें तो किसको कहते थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो बनारस अधिवेशन है सन 1905, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना। 1905 के अंदर ही बनारस अधिवेशन के अंदर क्या होता है? उन्नीस सौ पांच में बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, ठीक है। तारीख थी वो 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को तारीख घोषित की जाती है। और उसके बाद क्या होता है? फिर 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है और 1905 के अंदर ही गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना भी की जाती है, ठीक है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की क्या की जाती है? स्थापना भी की जाती है। आगे गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1905 का अधिवेशन, बनारस अधिवेशन। आगे है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो किसके कारण हुआ था ये? तो स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905, याद रखना 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? हैंडीक्राफ्ट डे, याद रखना, ठीक। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो विभाजन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक। आगे है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नारोजी के अध्यक्षीय भाषण में को उनके बदले में पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था ये? तो ये पढ़ा था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ठीक। और 1906 के अंदर ही याद रखना, 1906 के अंदर ही याद रखना क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ठीक। मुस्लिम लीग की क्या होती है? स्थापना भी होती है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नारोजी, ठीक। दादा भाई नारोजी। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो कब किया गया था ये? कलकत्ता अधिवेशन 1906, ठीक। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नारोजी। उसी के अंदर स्वराज की क्या की जाती है? स्वराज शब्द का वर्णन किया जाता है। इस सम्मेलन में कितने टोटल 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिनमें से क्या था? स्वदेशी आंदोलन हो गया, एक तो स्वदेशी हो गया, बहिष्कार आंदोलन हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा हो गया, और एक और क्या हो गया? स्वशासन, ठीक। याद रखना। आगे है क्वेश्चन नंबर 42। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था?
प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? टू बी सिक्योर सेल्फ रूल, स्वशासन सुनिश्चित करना। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम पहचानिए। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 के अंदर। सूरत विभाजन 1907 के अंदर। बंगाल विभाजन 1905 के अंदर। और राजधानी दिल्ली स्थानांतरण तो घोषणा 1911 के अंदर। फिर 12 के अंदर शुरू हो जाती है और फिर आखिरकार 32 के अंदर भारत की राजधानी बन जाती है नई दिल्ली। ठीक है, तो 5, 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्प को स्वीकार करने, उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस का विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में से नहीं था? बहिष्कार था, राष्ट्रीय शिक्षा था, स्वदेशी था। क्या नहीं था? बंगाल का विभाजन और स्वराज, 4 थे ये। ठीक, स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। बंगाल विभाजन को रद्द करना नहीं था। फिर बंगाल विभाजन तो रद्द होता है 1911 के अंदर जब दिल्ली दरबार लगाया जाता है, उस समय बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखो पूछा गया आईएएस परी 2004 के अंदर और झारखंड पीसीएस के एग्जाम के अंदर 2010 के अंदर। देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तो ये गलत हो गया। अगर एक गलत होता है तो ये कटा ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की, तो 2 बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग ने लखनऊ में 1916 के अधिवेशन में लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ठीक, ये 2 और 3 इसका सही है। तो 1916 के अंदर याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नरम और गरम दल है, नरम दल प्लस गरम दल, इन दोनों का पेचअप हो जाता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का क्या हो जाता है? पेचअप हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़े थे? तो कौन नहीं जुड़े थे? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर जी के बारे में याद रखना, 1857 की क्रांति को इन्होंने क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और याद रखना 1899 के अंदर इन्होंने किसकी स्थापना की थी? मित्र मेला की स्थापना की। और 1904 के अंदर याद रखना इन्होंने क्या की थी? अभिनव भारत की स्थापना, अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो इनमें से किसका संबंध नहीं था? तो सैयद अहमद खान का। ठीक, और खान अब्दुल गफ्फार खान एक ऑप्शन। इसकी अगर हम बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका दल था एक, इसको क्या नाम से जाना जाता था? लाल कुर्ती दल। ठीक, लाल कुर्ती दल। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी की अगर हम बात करें तो कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी उधम सिंह जी को आप जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये ब्रिटेन के अंदर जाके क्या करते हैं? जनरल डायर को मार के आते हैं। बाल गंगाधर तिलक ये भी गरम दल से जुड़े हुए थे, लाल बाल और पाल। निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? तो इनमें से उग्रवादी नेता कौन नहीं था? तो WC बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। ठीक है,
आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन उस उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो इनमें से कौन नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक। निम्न में से कौन भारत में अतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे? तो कौन नहीं करते थे उग्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व? तो कृष्ण कुमार मित्र। याद रखना, कृष्ण कुमार मित्र। विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर, अश्विनी कुमार दत्त, लाला लाजपत राय, ये सभी क्या थे? उग्रवादी विचारधारा के व्यक्ति। ठीक। आगे है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति थी। जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे उनकी आंदोलन पद्धति क्या थी? तो उनकी आंदोलन पद्धति क्या थी? राजवामबंद आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एगिएशन। ठीक। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक कांग्रेस की मांग नहीं थी? कौन सी एक? तो क्या नहीं थी? पूर्ण स्वराज। इसकी मांग कब की जाती है? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते जवाहरलाल नेहरू, जिसके अंदर स्वाधीनता दिवस मनाने का घोषणा की जाती है, और वो तारीख थी 26 जनवरी 1930। उसी के अंदर पूर्ण स्वराज की क्या की जाती है? मांग की जाती है। आगे बात करते हैं। कांग्रेस नरमपंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एक मांग नहीं रखी गई थी? तो कौन सी एक मांग नहीं रखी गई थी? तो 54 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? स्थायी बंदोबस्त का सेटलमेंट या विस्तार। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसकी अगर हम बात करें, देखते हैं। देखो, वे भारत से संपदा के अपवहन के लिए ब्रिटिश की आलोचना करते थे, बिल्कुल सही है। विदेशी माल के बहिष्कार की, बिल्कुल सही है। वे जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण जन शोषण की समस्या की उपेक्षा करते थे, ये बिल्कुल गलत है, और ये भी बिल्कुल सही होगा फिर अपने आप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर, यानी गलत है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली नहीं थी? तो कौन सी इसके अंदर उत्तरदायी है जो राजनीतिक प्रणाली नहीं थी? तो वो क्या थी? विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, जो अधिकतर नरमपंथी नेता थे वो क्या थे? ग्रामीण और शहरी दोनों थे। ठीक। नहीं, नरमपंथी नेता थे वो क्या थे? शहरी क्षेत्रों से ज्यादा थे। ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, अर्बन एरियाज। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण आधार था। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये बात किसके बारे में है? कांग्रेस के बारे में। ठीक। जो राष्ट्रीय आंदोलन थी उसकी असफलता के पीछे कारण को ये बता रहा है। तो इसके अंदर जो ए दे रखा है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, बिल्कुल सही है। क्योंकि कमजोरी क्या थी? कोई लीडरशिप नहीं मिल रही थी, और इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण होते, ये गलत है। तो ए सही, और परंतु आर क्या है? गलत है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी दादा भाई नौरोजी को। और ये कितने एग्जामों के अंदर पूछा गया है, ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके वनडे एग्जाम के लिए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो ये लड़ा था लिबरल पार्टी, उदारवादी दल। ठीक।
दादा भाई नारोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? दादा भाई नारोजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। बिल्कुल सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। बिल्कुल सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्तगोफ्तार आरंभ किया। बिल्कुल सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। 4 बार नहीं की थी, बल्कि कितनी बार की थी? 3 बार। 3 बार भी कब कब? 1886 कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां पर होता है? कलकत्ता के अंदर। फिर 1893 लाहौर अधिवेशन, और फिर 1906 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक, तो कितनी बार की थी? 3 बार। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश, तो ये किसने किया था? इनकी पुस्तक थी दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रोल इन इंडिया। ठीक। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नारोजी के विषय में क्या है? सत्य नहीं है, यानी क्या है? गलत पूछ रहा है। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश पुस्तक लिखी। बिल्कुल सही है। इन्होंने गुजराती प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, तो ये भी सही है। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी। बिल्कुल सही है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। अनुदारवादी नहीं, बल्कि उदारवादी। ठीक, उदारवादी। तो डी क्या रहेगा? बिल्कुल गलत है इसके अंदर ऑप्शन। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने ब्रिटिश लोगों को भारत के शासक के रूप में उनके दायित्वों के बारे में शिक्षित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ब्रिटिश राज के अन्यायपूर्ण और दमनकारी शासन के प्रति अपने विरोध के समर्थन में भाषण दिए और लेख प्रकाशित किए। 1867 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में सहायता की और वे मानद सचिव बने। ये शब्द किसके बारे में? तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में। ठीक, दादा भाई नौरोजी के बारे में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की थी उन्होंने? 1866 के अंदर। ठीक, 1866-67 के अंदर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक प्रभावी देन थी। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। बिल्कुल सही है। ब्रिटेन क्या कर रहा था? भारत का आर्थिक शोषण कर रहा था। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास, ये गलत है, प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या कभी नहीं की। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर उन्होंने क्या किया था? सर्वोपरि जोर दिया था। तो 2 क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। 2 और 3, तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर केवल ए। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो यह वक्तव्य किसने दिया था? तो इस वक्तव्य की अगर हम बात करें तो यह वक्तव्य किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैंप फॉर इंडिया ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? तो किसने की थी? ये की थी अरविंदो घोष। अरविंदो घोष। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के नरम दल से संबंधित था? तो निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के नरम दल से संबंधित था, गरम दल से संबंधित था? तो ये था अरविंद घोष। अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल का नेता नहीं था? तो इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल का नेता नहीं था? तो अरविंद घोष। बात कर चुके हम, गरम दल के ये नेता थे।
निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? अरविंदो घोष ने। ठीक, अरविंदो घोष जो कि गर्म दल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? उग्रवादी की अगर हम बात करें तो कौन था? विपिन चंद्र पाल। कौन थे? विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। ठीक, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये गर्म दल से संबंधित थे। निम्न में से कौन मध्य मार्गी नहीं था? मध्य मार्गी की अगर हम बात करें, कौन नहीं था? बाल गंगाधर तिलक जी। विपिन चंद्रपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विपिन चंद्रपाल के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सा सही है? वे कांग्रेस के गर्म दल के सदस्य थे, बिल्कुल नरम दल के नहीं थे। वे स्वतंत्र भारत के बिल्कुल भी नहीं है। वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, तो ये भी बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और इसकी अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है हिंदू GS क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।